Hello, future doctors and engineers. So today here we go now to solve some problem of physics और पेपर 2। तो यार डिस्कस करेंगे इसमें किस लेवल की प्रॉब्लम पूछी गई थी और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। और ओके, क्वेश्चन नंबर 9 इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं। A rod of mass m and length l pivoted at one of its ends is hanging vertically. A bullet of same mass, moving with speed v, okay, यानी बुलेट का जो मास है यहाँ पे वो सेम है, mass of the bullet is same, ठीक है। Strike the rod horizontally at a distance x from its pivoted end and gets embedded in it, मतलब उसी में वो रह जाती है। The combined system now rotate with angular speed omega. So जो combined system है वो omega के साथ rotate करता है। The maximum angular speed omega m is achieved for x is equal to xm, मतलब एंगुलर स्पीड के साथ वो रोटेट कर रहा है तो वो मैक्सिमम तक जाती है। तो हम देखते हैं क्या पूछा गया है, ठीक है। तो हमसे बोल रहा है कि ओमेगा बताना है हमें, ठीक है, और एक्सएम यानी एक्स की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। ये जो एक्स यहाँ पे आई पाई टू डेन डेस का, और हमें ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। सो दोस्तों इसमें इट इज़ वेरी क्लियर कि यहाँ पे जो एक बुलेट है, ये यहाँ पे बुलेट आप देख सकते हो, ठीक है। एक बुलेट है यहाँ पे, और जब ये स्ट्राइक करेगी विद वेलोसिटी वी, तो जब ये इसके पास पहुंचेगी तो जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग दिस रॉड, यू जस्ट इमेजिन, इस रोड को टकराने से जस्ट पहले की ये बात है। इसका मतलब इस कॉन्सेप्ट को देख के आपको याद आया होगा कि बुलेट यार जा रही है और किसी एंड के अबाउट ये रोड रोटेट करेगी यहाँ विद एंगुलर स्पीड समथिंग ओमेगा, दिस इज द पायोटेड एंड। तो यार ये जो केस है, बुलेट की जो एनर्जी है जब इसमें वो इम्बेड करेगी स्ट्राइक करने के बाद, तो इसको रोटेट कराती है पूरे सिस्टम को, यानी ये जो रॉड है एज वेल एज जो बुलेट सिस्टम है वो पूरा रोटेट करेगा। इट मीन्स एंगुलर प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब यहाँ पे आप यूज कर सकते हो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनली। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो है आपके पास, चूंकि बुलेट केवल मूव कर रही है, रोड रेस्ट पे है, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम देखो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम वैसे तो होता है एम वी आर, वेयर आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से पास हो रही है, तो ये बुलेट इसके पास पहुंचेगी तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी, इसकी मोशन के परपेंडिकुलर देखो ये होगी। तो एक्स इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब ये लीनियर मोशन में है, और इसके अबाउट ये इसको रोटेट कराएगी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग। बट अगर वो रोटेट करा देती है, फिर ये रोटेट करती है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है जब रोटेट करनी स्टार्ट होती है रोटेशनल मैकेनिक्स में, आई ओमेगा, ये सबको पता है दोस्तों। तो इनिशियली सिस्टम रोड रेस्ट पे है, आप देख सकते हो इनिशियली, तो केवल बुलेट का एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा एम वी परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स, ठीक है, और इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम आफ्टर रोटेशन। ये जो रोड है रोटेट करके कुछ ऐसे आगे घूमेगी, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो, और ये जो बुलेट है ये इसी के इनसाइड है, ठीक है। तो पूरा सिस्टम ये आगे जाएगा विद एंगुलर वेलोसिटी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल लेना पड़ेगा, रोड एंड के अबाउट रोटेट कर रही है, तो आप सबको पता है यार एम स्क्वायर बाय 3 होने वाला है, प्लस जो आपकी बुलेट है, बुलेट तो एक पार्टिकल है, तो वो एक्स डिस्टेंस अभी रह के घूमेगी, तो एम आर स्क्वायर मतलब एम एक्स स्क्वायर, और ये होगी इनका ओमेगा। तो सिंपल लॉजिक है, आप देखो देखते ही पता चल रहा है कॉन्सेप्ट क्या है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट बेसिकली। तो आपको मेन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए इसमें क्या यूज हो रहा है, और इसी से पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपको इसमें पहचान लिया कि कॉन्सेप्ट क्या है, तो फिर तो क्वेश्चन में कैलकुलेशन बची है दोस्तों। अब देखो सॉल्व कर लेते हैं। तो एम आपके सामने यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है, तो वी एक्स इक्वल टू आप देख सकते हो ये एल स्क्वायर होगा, एलसीएम लेंगे तो 3x स्क्वायर होगा ओवर 3 इंटू ओमेगा। इसको इधर लेके आओ, 3vx एंड ओवर दिस इज एल स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा। नाउ दिस वन इज द ओमेगा। तो पहला आंसर आ गया कि उनका जो कंबाइंड रोटेशन होगा उसमें जो ओमेगा होगा वो ये होने वाला है। तो देखो आप देख सकते हो फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन में ओमेगा पूछा गया। तो 3vx एल स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, ओके, मैंने यहाँ पे स्मॉल एल मान लिया, इसको आप उसको देख लेना। और यहाँ पे 12 है, तो 3 आएगा हमारे पास, तो मतलब दिस इज वन इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों फर्स्ट तो इजीली आपको मिल गया है, और वैसे भी एक भी अगर आपका ये अगर 4 के 4 आपके करेक्ट और एक भी सही है तो उसी का मार्क्स आपको मिल जाएगा। ये आपके लिए बेनिफिट है इस बार, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, बस गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड तो हो ही नहीं सकता क्योंकि फर्स्ट करेक्ट हो चुका है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तो आपकी जो ओमेगा है वो मैक्सिमम हो जाती है। तो हमें एक्स की, यानी ये जो एक्स है ये वेरिएबल है, देखो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इस पॉइंट की वेरिएबल है,
यू कैन सी ये यहाँ होगा तो x अलग होगा, ये पॉइंट यहाँ होगा x अलग होगा, हर सिचुएशन में x वेरी करेगा। तो x की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। और दोस्तों देखो यहाँ पे जो ओमेगा है आपका, बहुत क्लियरली यू कैन सी नाउ, जो ओमेगा है आपका वो x के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है यहाँ पे ओमेगा, यानी x वेरी कर रहा है, तो ओमेगा इसका फंक्शन है x का। तो आप इसको बना सकते हो, देख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ओमेगा कैन बी रिटन एज, वी कैन राइट दिस 3v, ठीक है, x ऊपर भी x का टर्म नीचे भी है, तो मैं क्या करने वाला हूँ उसको, किसी एक में x का टर्म्स, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो 3x, और x से मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से कॉमन लेके इसको कैंसिल करूँगा, तो यहाँ बचेगा आपका एल स्क्वायर बाय एक्स बचेगा, प्लस यहाँ पे और एक x कॉमन आएगा तो 3x बचेगा, और ऊपर वाला जो x है ये आप चेक करो, कैंसिल हो जाएगा, तो 3v ओवर एल स्क्वायर ओवर एक्स प्लस 3x आपके पास बच जाता है दोस्तों। तो ये ओमेगा आ गया। अब हमें क्या करना है, अगर हमें इसको मैक्सिमाइज करना है, तो ओमेगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एक्स वेरी कर रहा है, तो आपने पढ़ाई है मैथमेटिक्स में, यही काम करते थे हम। तो फॉर मैक्सिमा और ओमेगा टू बी मैक्सिमम, अगर ओमेगा को आप मैक्सिमम करना चाहते हो, तो यू हैव टू डिफरेंशिएट ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड पुट इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू मिलेगी उसी को वापस पुट करेंगे, तो ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल जाएगी, यानी मैक्सिमा इसको बनाने के लिए आपको अच्छे से क्लियर है। तो ये जस्ट डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट कर देंगे हम इसको, तो आएगा डी ओमेगा ओवर डी एक्स इज इक्वल टू। तो दोस्तों ये बहुत क्लियरली आप देख पा रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये डी ओमेगा ओवर डी एक्स, तो जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो उसको आप देख सकते हो, या तो इसको पूरे को ऊपर लेके जाओ, ठीक है, इसको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का यूज करके आप बना सकते हो, या फिर इसको फर्स्ट मानो इसको सेकंड, तो मैं इसको फर्स्ट मान लूँ तो 3v डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड आएगा, इस वाले का आप डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, एल स्क्वेयर, तो एल स्क्वेयर ही रहेगा, तो ये आ जाएगा -1x-2, ठीक है, और इस वाले का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा +3, ओके, एंड माइनस, तो यहाँ पे सेकंड वाला एज इट इज रहेगा, एल स्क्वायर ओवर एक्स प्लस 3x इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन, तो आपका 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें x नहीं है, ठीक है, x नहीं है, वो डिवाइड में कांस्टेंट है वो l ओवर x प्लस 3x इसका पूरे का होल स्क्वायर। तो यार चेक कर लो क्या है कहानी, चेक कर सकते हो आप ओमेगा कितना आ रहा है। तो देखते हैं ओमेगा जो हमारे पास है, अगर मैक्सिमम करना है तो उसको आप 0 पुट करोगे तो इट शुड बी 0। तो ये जब 0 पुट करोगे तो क्या होगा, तो ये पूरा वैल्यू डिनोमीटर का 0 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, ये ऑलरेडी 0 हो चुका है, तो ये बचा आपके पास, हमारे पास जो वैल्यू बची है वो बची है 3v माइनस, दिस इज माइनस, ठीक है, एल स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये प्लस का 3 बचा है यहाँ पे, तो भाई ये बचा है, तो ये भी 0 में जाएगा, तो ये बचेगा एल स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। एक्स की वैल्यू चाहिए मेरे को, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाय 3, यानी एक्स आपके पास आ गया एल ओवर अंडर रूट 3। तो यार ये आपका एक्स आएगा, यानी एक्स की इस वैल्यू पे, जब एक्स की ये वैल्यू अगर हम मैक्सिमम वैल्यू हमारी होगी, तभी आपका जो ओमेगा होगा वो मैक्सिमम हो पाएगा। जब x की मैक्सिमम लोगे तो ओमेगा मैक्सिमम होगा इस पॉइंट पे। तो देखो XM L बाई √3, मतलब ये भी आपका करेक्ट है, और इसी वैल्यू पे ओमेगा मैक्सिमम होगा। तो देखते हैं ओमेगा की जो मैक्स वैल्यू आएगी वो ये हो पाती है नहीं, दो तो हमारे करेक्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे चेक करेंगे हम ओमेगा की में इसमें पुट करेंगे, तो ओमेगा का मैक्स निकालना है, तो हमें यहाँ पे 3vx, x आया हमारा L/√3, तो L/√3 ओवर, यहाँ पे है आपका, अब चेक करो, यहाँ पे आपका एल स्क्वायर प्लस 3 इंटू एल का स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, ये होगा कैंसिल। तो ओमेगा एम कितना बनेगा, ओमेगा एम आएगा आपके पास, दिस इज 3v L ओवर 2l स्क्वायर अंडर√3 और 2l स्क्वायर, एक एल कैंसिल। तो यार इसमें √3 ऊपर है, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करके ये √3 ऊपर जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये v आएगा और नीचे बचेगा 2l। आई थिंक दिस शुड बी द फाइनल आंसर। तो यार आप देख सकते हो ये आपका फाइनल है ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है।
तो √3v/12 यानी √3v/12, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने देखा यार, बिल्कुल जो लॉजिक था, लॉजिक ऑलरेडी हमें पता चल चुका था, उसके बाद में मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और आप इसको अच्छे से कर सकते थे, और इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको अच्छे से आना चाहिए, और ये वन ऑफ द फेवरेट कॉन्सेप्ट माना जाता है आईआईटी के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है दोस्तों। सो यार ये क्वेश्चन है जो एक्सरे का है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, तो देख लेते हैं, पहले उसको पढ़ते हैं। इन एन एक्सरे ट्यूब इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम ए फिलामेंट, कैथोड का बना हुआ है, कैरिंग करंट आई हिट ए टारगेट, ओके, एनोड एट ए डिस्टेंस डी, दोनों के बीच के डिस्टेंस डी है। द टारगेट इज कैप्ट अ पोटेंशियल वी, वी पोटेंशियल पे टारगेट को रखा गया इनिशियली, देन द कैथोड रिजल्टिंग द इमिशन ऑफ, जैसे ही वो उसको टारगेट पे हिट करते हैं तो वहाँ पे इमिशन होता है कॉन्टिन्यूअस एंड करेक्टरिस्टिक एक्स रेज, मतलब दो ही तरीके के रेज हमारे पास बनते हैं एक्स रेज ट्यूब में, एक कॉन्टिन्यूअस होती है, करेक्टरिस्टिक तो उस क्वेश्चन में दोनों ही डिफाइंड की गई हैं। इफ द फिलामेंट करंट इज डिक्रीज्ड, अगर फिलामेंट करंट को डिक्रीज कर दिया जाए, the potential difference V is increased, okay, the separation between them is decreased, okay, तो इन्हीं फैक्टर को आपने ध्यान देना है दोस्तों, इनसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखो यार इसमें कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट थे जो आपको बहुत अच्छे से आते थे। कॉन्टिन्यूअस से रिलेटेड, कॉन्टिन्यूअस एक्सरे अगर होती हैं तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि इसकी जो मिनिमम वेवलेंथ होती है, दिस इज एस सी ओवर ई वी, वी इज द अप्लाइड पोटेंशियल, ठीक है, ये एंगस्ट्रॉम है, ठीक है, तो ये मेन है, और इसी वेवलेंथ को आप कट ऑफ वेवलेंथ भी कहते थे, इसी को हम कट ऑफ वेवलेंथ कहते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, मतलब वी के चेंज होने से यहाँ पे वेवलेंथ चेंज होगी, इसमें मेन पॉइंट ये है अगर इससे क्वेश्चन आता है कट ऑफ। और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे जो होती हैं वो वी पे डिपेंड नहीं करती हैं, मतलब ये होता है कॉन्टिन्यूअस यू नो एक्सरेज, ठीक है, ये है कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज के लिए। और जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज थी यार वो वी पे डिपेंड नहीं करती थी, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, द कट ऑफ वेवलेंथ विल रिड्यूस टू हाफ, मतलब कट ऑफ वेवलेंथ की बात कर रहा है, कट ऑफ वेवलेंथ विल रिड्यूस टू हाफ, ठीक है, एंड द वेवलेंथ ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज विल रिमेन्स द सेम, ठीक तो है। वेवलेंथ हाफ हो जाती है, इट मीन्स वो इसके ऊपर डिपेंड करेगी, अगर ये इंक्रीज कर रहा होगा तो ये डिक्रीज करेगी। तो देखते हैं किस फैक्टर से इंक्रीज कर रहा है, उसने क्लियर बोला पोटेंशियल डिफरेंस वी से 2v हो जाता है। तो यार v से अगर 2v होगा तो लैम्डा जो है यानी जो कट ऑफ वेवलेंथ है इसकी वो 2 फैक्टर से डिक्रीज करेगी, यानी हाफ हो जाएगी। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ तक करेक्ट है, वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज विल रिमेन सेम, और ये v पे नहीं डिपेंड करती, तो ये बिल्कुल सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो यार बिल्कुल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे है दोस्तों, अच्छा चांस आपके लिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के थे, और इजीली आप इस ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, तो मतलब ये क्वेश्चंस थे जिनको हम एटलीस्ट इजीली सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वन देखते हैं, द कट ऑफ वेवलेंथ एज वेल एज द वेवलेंथ ऑफ द एक्स-रे विल रिमेन, नो 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 नो, दिस वन इज नॉट करेक्ट, ओके, दिस वन इज नॉट करेक्ट, द कट ऑफ वेवलेंथ विल रिड्यूस टू हाफ, हाँ ये तो अभी किया है हमने, ठीक है, एंड द इंटेंसिटीज ऑफ ऑल द एक्स-रे विल डिक्रीजेज। अब वो इंटेंसिटी की बात कर रहा है, चलो ये मैं भी बात कर लेता हूँ। इंटेंसिटी देखो यार, इंटेंसिटी क्या होती थी, एक्सरे, ऑल द एक्सरे, हाँ सभी एक्सरेज की जो इंटेंसिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, बेसिकली इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फिलामेंट करंट। जो फिलामेंट करंट होती है, मतलब फिलामेंट जो होता है उसमें जो करंट जा रही है उस पर डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इनिशियल उसमें जो करंट थी, आप अगर ध्यान से देखें, इनिशियल करंट आई थी और करंट फिर रिड्यूस होकर I/2 हो गई, तो करंट अगर डिक्रीज कर रही है दोस्तों तो फिलामेंट इंटेंसिटी है, सॉरी दिस इज इंटेंसिटी, तो अगर फिलामेंट करंट आपकी रिड्यूस हो रही है तो इंटेंसिटी भी रिड्यूस हो जाएगी, यानी डिक्रीजेज, और सबके लिए ही होगा, इंटेंसिटी तो हर रे की होती है, कॉन्टिन्यूअस हो या फिर कैरेक्टरिस्टिक हो, ठीक है। तो फिर आप देख सकते हो वो रिड्यूस हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी, ये तो नहीं बोला उसने हाफ या डबल एंड ऑल, तो रिड्यूस हो जाए तो रिड्यूस हो जाएगी, कट ऑफ वेवलेंथ विल बिकम, ये तो हो ही नहीं सकता, दिस इज द करेक्ट वन। तो यार दो ऑप्शन इसमें भी करेक्ट है, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है और इसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, ए एंड सी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये था जो बहुत इजीली देखो आप सॉल्व कर सकते थे दोस्तों, इसमें विदाउट एनी कंफ्यूजन एंड ऑल। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या थी हमारे पास जो हमने सेलेक्ट की है। नाउ दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 11। यार आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो मोर देन वन ऑप्शन के जो क्वेश्चंस थे वो इस बार थोड़े से इजी थे, अगर आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर है। कंपैरेटिवली जो सिंगल करेक्ट ऑप्शंस वाले क्वेश्चन थे वो थोड़े से लेंदी और थोड़े से टिपिकल भी माने जा सकते हैं, इसलिए पेपर 2 भी थोड़ा सा टिपिकल लगा बच्चों को, तो ये अपने ध्यान रखना है। तो देखते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है
तो चलो चेक कर लेते हैं इसमें क्या है। टू आइडेंटिकल नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर्स हैं। सबसे पहले आइडेंटिकल है, नॉन कंडक्टिंग है, सॉलिड स्फेयर्स ऑफ सेम मास के हैं, चार्ज भी सेम है, आर सस्पेंडेड इन एयर, ठीक है, फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, ये भी जरूरी है कॉमन पॉइंट, बाय टू नॉन कंडक्टिंग मासलेस स्ट्रिंग ऑफ सेम लेंथ। ओके, एट इक्विलिब्रियम द एंगल बिटवीन देम इज अल्फा। इक्विलिब्रियम पे स्फेयर्स आर नाउ इमर्ज्ड, ओके ओके, इमर्ज्ड डाइलेक्ट्रिक लिक्विड ऑफ डेंसिटी इतनी। मतलब सिचुएशन आपको समझ आ गई होगी क्या कहानी है। एंड डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है वो 21 है। इफ एंगल बिटवीन देम द स्ट्रिंग्स रिमेन्स द सेम अगेन, मतलब उसमें डाइलेक्ट्रिक में इमर्ज करने के बाद एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है आफ्टर द इमर्शन देन। तो हमें बताना है क्या है कहानी इसकी। तो देखो यार, कहानी कुछ ऐसे होने वाली है, ठीक है। तो उसने बोला एक स्फेयर है आपके पास, ये वाला नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग है, और इस पे जो भी चार्ज होगा, लेट अस कंसीडर क्यू चार्ज है, ये भी नॉन कंडक्टिंग थ्रेड है, और जो दूसरा स्फेयर है आपके पास इसी पॉइंट पे यहाँ पे है, ठीक है, ये भी सेम ही है, मास सेम है, चार्ज सेम है, टेंशन, और ये एंगल है आपका अल्फा, यू कैन सी नाउ, ठीक है, ये है। अब वो बोलते हैं कि यार इनका जो नॉन कंडक्टिंग है, सेम मास है, चार्ज सेम है, एयर में है इस समय जो मीडियम है इनके सराउंडिंग वो है एयर, जो ये स्फेयर्स हैं आपके पास, ठीक है। लेट अस कंसीडर इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है डी, एंड चार्ज तो आपको पता ही है। तो ये वाला स्फेयर जो है, आप ऐसे मान लो ये वाला सेकंड और ये वाला फर्स्ट, मान लो आप इसको फर्स्ट और ये वाला सेकंड। तो ये इस पे फोर्स अप्लाई करेगा ऑब्वियसली, ये इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है हमारे पास। अब यहाँ पे पूछा है, देखते हैं क्या पूछा है। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन दी स्फेयर्स रिमेन्स अनचेंज्ड। दूसरा, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्फेयर्स रिड्यूसेस। ओके, मतलब एक तो ऑप्शन कहीं ना कहीं इसमें से सही होने वाला है। मास डेंसिटी ऑफ स्फेयर इज दिस, मतलब ये जो स्फेयर है इनकी मास डेंसिटी निकालनी है, लेट अस कंसीडर सिग्मा। टेंशन इन द स्ट्रिंग होल्डिंग द स्फेयर्स रिमेन्स अनचेंज्ड। इनमें जो टेंशन होगा स्ट्रिंग्स में वो हमें बताना है बदलेगा या नहीं बदलेगा, मतलब वो चेंज होगा या फिर नहीं चेंज होगा, ये भी हमने बताना है, ठीक है, ये भी बताना पड़ेगा। ओके, चलो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्फेयर्स रिमेन्स अनचेंज्ड। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इनके बीच में जो इंटरेक्टिव फोर्स होता है, जो म्यूचुअल फोर्स है इनके बीच में, वो होगा के Q1 Q2 ओवर डी स्क्वायर, ये हम सबको पता है। और ये फोर्स एक इंटरेक्टिव फोर्स होता है इनके बीच में जो एक्ट करता है, और ये इसके चार्ज के प्रोडक्ट पे और उनके बीच की डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो उनके बीच की जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करेगा, और चार्ज है उनका मैग्नीट्यूड उसके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, ये जो फोर्स होता है आपका, ठीक है। और एयर में ये सिस्टम इस समय रखा गया है, बट उसने बोला कि अगर इनको इमर्ज कर दिया जाए इन्हें डाइलेक्ट्रिक ऑफ लिक्विड डेंसिटी दिस, ठीक है। तो यार आप ध्यान से देखो, अगर मैं इनको इमर्ज कर दूं तो क्या होने वाला है, पहले समझ लेते हैं जो कॉन्सेप्ट है इसका। अगर आप इनको इमर्ज कर दो किसी लिक्विड में, लेट अस कंसीडर मैंने कुछ ऐसे एज्यूम कर लिया है, ठीक है। तो उससे क्या होगा देखो आप, तो इस पे जो फोर्स एक्ट करेगा इंडिविजुअल, दैट इज एफ बाय के टाइम्स इसका इंडिविजुअल फोर्स, और टेंशन यहीं पे रहेगा, अल्फा उसने बोला सेम रहना चाहिए, और इसका जो वेट होगा डाउनवर्ड होगा, और इस पे अपथ्रस्ट लगेगा ऊपर को, यानी अपथ्रस्ट फोर्स ऊपर को लग जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। ये एंगल भी अल्फा होगा, इसका वेट यहाँ पे mg था, और इसके अपोजिट कोई फोर्स नहीं था। तो एक चीज तो क्लियर है कि वेट के अपोजिट एक फोर्स ड्यू टू लिक्विड जिस डाइलेक्ट्रिक में मीडियम में इसको डाला गया उसके अकॉर्डिंग क्रिएट हो गया है। तो जो वेट है वो तो चेंज हो जाएगा इसका थ्रस्ट की वजह से, और जिस मीडियम में इस पर्टिकुलर को डाला है उसका जो के है, एफ है, वो ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है। इस पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो ये हो जाएगा, बट ऐसा करने से, मीडियम में रखने से इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हुई है, और ना इनके ऊपर जो चार्ज है वो चेंज हुआ है। इसलिए इनका जो फोर्स होगा बिटवीन दैम, अगर वो बोलता है इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्फेयर्स, स्फेयर के बीच में एक्ट करने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स है अभी भी वो सेम ही रहेगा, क्योंकि डी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, क्यू पे नहीं पड़ा है, ये नहीं पड़ा है। बट अगर नेट फोर्स की बात की जाए, इनके बीच में जो नेट फोर्स है वो के टाइम डिक्रीज करेगा, वो नेट फोर्स होता है दोस्तों,
ठीक है, बट उनके बीच में जो इंटरेक्टिव फोर्स है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि डी और Q1 Q2 चेंज नहीं हुआ है। दैट्स वाई इस इन दोनों में से, चूंकि हम देखते हैं इसको सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं वो करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन दिस पेयर्स इज रिड्यूसेस, मतलब वो कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा वो, मतलब क्योंकि हम याद रखते हैं मीडियम का जो फोर्स होता है F बाई के, यानी जो मीडियम होता है दैट इज के, उसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो बेसिकली ये तब होता है जब ये नेट फोर्स की बात करेगा, ठीक है, नेट फोर्स नहीं पूछा उसने, उनके बीच में इंटरेक्टिव फोर्स पूछा है यार। तो इंटरेक्टिव फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उनके बीच में, जो फोर्स एक्ट कर रहा है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब यही आंसर होगा, कॉन्सेप्चुअली यही आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली यही आपने बस देखना था, क्योंकि उसने हमें फंसाने की कोशिश की है ए और बी में, तो ये बहुत जरूरी है, इसमें ध्यान देना। अब देखो इसका जो एबीडी बनाया है, अगर हमने कैलकुलेट करना है मास डेंसिटी ऑफ द स्फीयर, हमें निकालनी है मास डेंसिटी ऑफ द स्फीयर, देखते हैं उसकी डेंसिटी ये होगी कि नहीं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, उसको रिजॉल्व करो, तो ये आएगा, इधर अल्फा है, दिस इज टी कोस अल्फा, एंड इधर जो आएगा फोर्स टी साइन अल्फा, इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी आपके पास टी साइन अल्फा इज इक्वल टू एफ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और टी कोस अल्फा इज इक्वल टू एम जी। डिवाइड करेंगे तो टेन अल्फा आएगा आपके पास एफ ओवर एम जी, फर्स्ट इक्वेशन आप इसको मान सकते हो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो आप, इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप देखो जब इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करोगे तो टी का एक कंपोनेंट ही इधर आ जाएगा, टी कोस अल्फा, और ये तो इधर ही रहेगा, दिस इज टी साइन अल्फा। तो टी साइन अल्फा अब किसके इक्वल हो गया, जो इसके ऊपर एक्ट कर रहा है फोर्स नेट, तो वो कितना है एफ, और वो के टाइम्स कम हो जाएगा नेट फोर्स जो है, और डिवाइड बाय, हाँ यही रहेगा बस, के टाइम्स कम हो जाएगा, ठीक है। अब टी कोस अल्फा इधर है, टी कोस अल्फा प्लस अब थ्रस्ट भी उधर ही है, और ये वेट के इक्वल है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टी कॉस अल्फा इज इक्वल टू होगा एम जी माइनस अब थ्रस्ट फोर्स, ठीक है। अब यार यहाँ से बहुत क्लियर आप देख सकते हो, चूंकि वेट आपका रिड्यूस हो गया है, यहाँ पे टी कॉस अल्फा एम जी के इक्वल है, और ये रिड्यूस हो गया तो टी भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि एंगल सेम है तो टी तो पक्का चेंज होगा, ठीक है, ये सेम नहीं रह सकता। तो देखो आप, द टेंशन इन द स्ट्रिंग होल्डिंग द स्पेयर्स रिमेन्स द अनचेंज्ड, ऐसा तो नहीं है, तो ये गलत है। अब हमारे पास जो बचा वो बचा सी ऑप्शन, ठीक है। तो ये तो आपको क्लियर ही दिख रहा है यार, ये वैल्यू रिड्यूस हो गई है, अल्फा तो कांस्टेंट है उसके लिए, तो टी आपका रिड्यूस होगा, मतलब चेंज हो जाएगा, ठीक है। बट अब हम निकालते हैं मास डेंसिटी, तो मास डेंसिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये वाली टी साइन अल्फा को टी कोस से डिवाइड करके देखते हैं, तो टेन अल्फा आएगा, और ऊपर आएगा एफ बाई के, ठीक है, और डिवाइड में आएगा यहाँ एम जी माइनस, ये है जो अपथ्रस्ट इज गिवन बाय दिस लिक्विड, जो भी आपके पास ये जो लिक्विड है उस लिक्विड का मास लेंगे, यहाँ पे जब उसको पुट करेंगे फोर्स होता है mg, तो लिक्विड का मास इंटू जी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो एफ ओवर के बाहर आएगा, जी कॉमन ले लो, जो मास है उसको सॉल्व करो, मतलब उसको ओपन करके लिखो, मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम क्या है, बॉडी का वॉल्यूम वी ले लो, डेंसिटी सिग्मा, जो बॉडी है यहाँ पे ये स्फेयर है जो यहाँ पे, और जो लिक्विड का वॉल्यूम है वो भी सेम ही रहेगा, क्योंकि पूरा का पूरी बॉडी जो है स्फेयर वो इनसाइड द लिक्विड है, तो इक्वल वॉल्यूम डिस्प्लेस करेंगे, और लिक्विड की जो डेंसिटी है वो रो हो जाएगी, ठीक है, ये लिक्विड की डेंसिटी है रो, लिक्विड की डेंसिटी रो। तो यार अब v कॉमन आएगा यहाँ से, तो v कॉमन आएगा तो आप लिखोगे f ओवर के वी जी, ठीक है, सिग्मा माइनस रो, ये आप चेक करो, तो ये आएगा आपका टेन ऑफ अल्फा। अब देखो एंगल सेम है, तो ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, मतलब यहाँ पे यू कैन इक्वेट देम, आप इनको इक्वेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इक्वेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा एफ बाई एम जी इज इक्वल टू एफ ओवर दिस इज के वी जी एंड रो माइनस सिग्मा माइनस रो। तो आप देखो यहाँ पे कैंसिल होने वाला है, तो यहाँ से g कैंसिल हो गया, f कैंसिल हो गया, और ये जो m है ये बॉडी का मास है स्फेयर का, उसको भी कन्वर्ट करेंगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 बाई के वी सिग्मा माइनस रो, तो v से यहाँ पे v कैंसिल हो गया। अब आप निकाल सकते हो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू, तो सिग्मा आ रहा है आपके पास के सिग्मा माइनस रो, तो सिग्मा वाले टर्म सारे वन साइड कर लेते हैं, तो सिग्मा वाला जो टर्म होगा वो इधर आ जाएगा, तो सिग्मा इज इक्वल टू आएगा आपका के सिग्मा माइनस के रो, चेक कर लो आप, कोई टेंशन नहीं है।
अब दोस्तों इसको इधर लेके जाएंगे तो ये आएगा आपका सिग्मा के माइनस वन इज इक्वल टू के रो, यानी सिग्मा की वैल्यू आ गई आपके पास के रो ओवर के माइनस वन। तो आप देख सकते हो फाइनल जो एक्सप्रेशन इसका आ रहा है निकल के, वो आ रहा है सिग्मा इज इक्वल टू के रो ओवर के माइनस वन, ये आ रहा है। वैल्यू पुट करो यार, आंसर पता चल जाएगा। तो देख लो यहाँ पुट करके देखो, तो के की वैल्यू कितनी दे रखी है, के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 21 और डेंसिटी है इसकी लिक्विड जो है डाइलेक्ट्रिक 800 ओवर 21 माइनस 1, 20 होएगा, 20 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू 20 से कैंसिल करोगे तो 40 इंटू 21, तो ये आएगा 048 840, ठीक है 840, ये आपका आंसर बना के जी पर मीटर क्यूब। यस 840 इज द करेक्ट, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 12, और ये भी मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट में ही है क्वेश्चन। स्टार्टिंग एट t इक्वल टू जीरो, उसको ध्यान से पढ़ते हैं। स्टार्टिंग एट t इक्वल टू जीरो, ओके, फ्रॉम द ओरिजिन पर जब समय t जीरो था विद स्पीड इतनी और स्पीड इतनी थी, particle follow a two-dimensional trajectory in xy plane so that its coordinates are related by the equation this, यानी this is the given equation, basically इसके अकॉर्डिंग वो मूव कर रहे हैं। xy components of its acceleration are denoted by this, okay, then तो ये ऑप्शंस हैं हमारे पास। अब वो क्या बोलता है फर्स्ट ऑप्शन में, ax यानी एक्सलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस, जो उसका कंपोनेंट है एक्सेलरेशन के एक्स एक्सिस पे, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंप्लाइज दैट व्हेन द पार्टिकल, मतलब ये कंडीशन अप्लाई कर दी इसने, व्हेन ये तब होगा व्हेन द पार्टिकल इज एट ओरिजिन इतना होगा, ठीक है। अगर पार्टिकल ओरिजिन पे और उसका वाई एक्सिस पे एक्सलरेशन ये है तो एक्स पे ये होगा, यार चेक करना पड़ेगा इसमें, तो कुछ भी ऐसे डायरेक्ट नहीं बता सकते हम। फिर सेकंड में बोला है ए एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब ऐसी बात कर रहा है, एक्सेलरेशन निकाल रहा है टी जीरो पे, फिर पूछा है पार्टिकल्स वेलोसिटी, फिर पूछा है एक्स जीरो इम्प्लाइज दैट, मतलब कंडीशन बना रहा है एक्स के लिए, तो ए एक्स के लिए उसने कंडीशन जनरेट किया है। ए एक्स तो तभी होगा जब ये पॉसिबल होगा, तभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन, ये बॉस थोड़ा सा दिमाग लगेगा इसमें, ओके। तो चलो देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास गिवन। तो पहले तो इक्वेशन ही मेन होती है, आप इसकी इक्वेशन को लिख लो। तो y इक्वल टू आपने लिखा एक्स स्क्वायर बाय 2। तो इक्वेशन को देख के आपको नजर आ रहा है इसका जो ट्रेजेक्टरी है, जो पाथ है उसका, जो शेप रहेगी वो पैराबोलिक शेप वो बनाएगा, ठीक है, ये तो आपको बिल्कुल क्लियर है। तो आप ऐसे समझो, ये एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, ठीक है, ओके, सो दिस इज वाई एक्सिस। अब पैराबोलिक है तो कुछ ऐसा नजर आएगा, ठीक है। तो यार ये इसका पैराबोलिक है पाथ, जो भी है आपके पास, थोड़ा सा अच्छे से आप बना लेंगे। तो अब ये ओरिजिन है यहाँ पे, तो ये है आपका ओरिजिन, पार्टिकल यहाँ पे होगा और ओरिजिन ये है, और ओरिजिन पे उसने बोला है t इक्वल टू जीरो पर जब वो चलना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो उसने बोला है एट ओरिजिन t इक्वल टू जीरो पे फ्रॉम द ओरिजिन स्पीड इतनी है, तो मतलब ओरिजिन पे जब चलना स्टार्ट करता है तो उसके पास स्पीड दे रखी है, स्पीड और एट ओरिजिन दे रखी है 1 मीटर पर सेकेंड, और ये एक्स एक्सिस के अलोंग है। मतलब जब ओरिजिन से निकलेगा यार तो टेंजेंशियली एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, ऑब्वियसली देखो आप ध्यान से डायरेक्शन जो होगी उसकी, तो ये उसने बोला है उसमें, ओके। तो इतना इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये ग्राफ आपने जो ड्रॉ किया है, इससे हमें पता चल रहा है कि ऐसे वो मूव करेगा, यहाँ से चलेगा तो ऐसे ऐसे जा रहा होगा ऊपर को, ठीक है। अब ये से आप समझ सकते हो ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ओके। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, तो अभी हम एक्सेलरेशन निकालना है, तो यार एक्सेलरेशन तो यहाँ पे नहीं है, पर वेलोसिटी दे रखी थी वो ही हमने लिख लिया है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन निकालने पड़ेंगे कंपोनेंट्स। तो उसके एक ही पॉइंट हमारे पास बचता है कि इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट भी है और x भी है। सो यू जस्ट डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ दोस्तों, तो आप लिखोगे dy ओवर dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो 2x dx ओवर dt, और 2 पहले से ही है यहाँ पे, तो 2 कैंसिल हो गया आपका। तो ये जो आ गई, ये वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी आ गई उसकी, ठीक है, अलोंग y एक्सिस, और ये x आ गया, और ये वेलोसिटी आ गई अलोंग x एक्सिस। तो इसको आप इक्वेशन ए मान लो, अगर कहीं पे यूज होती है हम यूज कर लेंगे इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों ये क्लियर है आपके पास कि अगर वेलोसिटी आ गई तो एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक बार वो डिफरेंशिएट कर दो। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा ए वाई, इसको डिफरेंशिएट करो तो ऑब्वियसली ये दो फंक्शन हो गए यहाँ पे, तो x इंटू इसका हो जाएगा डी यू एक्स ओवर डी टी, प्लस ये आपका बनेगा यू एक्स इंटू
डी एक्स ओवर डी टी। तो ए वाई यू कैन राइट एक्स इंटू ए एक्स प्लस, चूंकि एक्सेलरेशन हो जाएगा एक्स एक्सिस पे, यू एक्स इंटू ये बन जाएगा आपका अगेन यू एक्स। तो यार ए वाई जो आपके पास आ गया, अगर अच्छे से लिखे इसको, ए इंटू ए एक्स आ गया और प्लस यू एक्स का स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब यहीं से हम सारी चीज़ें यहाँ पे डील करेंगे, क्या है इसमें कहानी सारी चीज़ों की, वो क्वेश्चन यहीं से हम डील कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अपने वापस क्वेश्चन पे। फर्स्ट ऑप्शन अगर देखा जाए, उसने बोला ए एक्स इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड तब होगा जब पार्टिकल एट ओरिजिन, व्हेन पार्टिकल इज एट ओरिजिन, ये हो, अगर ओरिजिन पे होने पर पार्टिकल का वाई एक्सिस पे इतना एक्सेलरेशन है तो एक्स पे इतना होगा। चलो चेक करेंगे। जब पार्टिकल ओरिजिन पे होगा तो ऑब्वियसली एक्स आपका 0 होगा, तो यहाँ पे पुट करते हैं। देखो, अगर आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देते हो दोस्तों, तो ए वाई की वैल्यू आपकी क्या आएगी, एक्स 0 होने से पूरा फैक्टर 0 हो गया। ठीक है, तो ये 0 हो गया, प्लस यहाँ पे आ गया यू एक्स का स्क्वायर, दिस इज व्हाट, यू एक्स का स्क्वायर, यू कैन सी। तो ए वाई की जो वैल्यू आ रही है निकल के, वो यू एक्स का स्क्वायर आ रही है, और एक्स एक्सिस पे जो स्पीड होगी अगर वो हमें पता चल जाए तो फिर हमें इसका आंसर मिल जाएगा, हम चेक कर सकते हैं ए वाई की वैल्यू क्या होगी। तो यार एक चीज़ यहाँ पे हमें देखनी पड़ेगी, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये ध्यान देना पड़ेगा कि व्हेन पार्टिकल इज एट ओरिजिन, अगर पार्टिकल ओरिजिन पे है, ठीक है, अगर पार्टिकल ओरिजिन पे है तो ये पूरा फैक्टर 0 हो पा रहा है, ये पूरा मतलब ए एक्स की जो वैल्यू है वो इस पर डिपेंड नहीं कर पा रही है। ओके, तो अब इसको हम डील कैसे करेंगे, तो उसको डील कैसे करेंगे दोस्तों, तो ये तो हमें चेक करना पड़ेगा दोस्तों। तो चेक करने के लिए हम क्या करें, देखो, अगर ये सेकंड ऑप्शन में चेक करूं पहले, सबसे पहले तो उसने बोला है ए एक्स 0 है, इंप्लाइज दैट कि ए वाई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है एट ऑल टाइम्स। ओके, एट ऑल टाइम, तो व्हाट इज इट मीनिंग, ये हमें समझना पड़ेगा यार। मतलब ए वाई जब हर टाइम के लिए इतना ही होगा, किसी भी टाइम के लिए, तो ए एक्स डेफिनेटली 0 होगा। तो यार आप ये सोचो, इफ ए एक्स अगर आपका 0 हो जाता है, ठीक है, तो ए एक्स 0 होने का मतलब सीधा सीधा सा है, आपको पता है एक्सेलरेशन होता है डी यू ओवर, यानी डी यू एक्स ओवर डी टी। तो अगर ये 0 है तो डेफिनेटली यू एक्स आपका कांस्टेंट होगा, मतलब एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल की वो हमेशा कांस्टेंट होगी। एक्स डायरेक्शन में हमेशा कांस्टेंट, किसी भी पॉइंट पे पार्टिकल यहाँ पे हो या फिर यहाँ पे हो, अगर इस पे कोई वेलोसिटी है या फिर यहाँ पे कोई वेलोसिटी है, टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे, तो इनके जो एक्स कंपोनेंट होंगे यानी यहाँ पे, वो हमेशा कांस्टेंट होगा, एक्स कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट होगा। और अगर ये कांस्टेंट होगा, अगर हमने इसको ऐसे लिया है कि ये कांस्टेंट है, तो हर पॉइंट की वेलोसिटी इस पूरे पाथ पे एक्स एक्सिस पे कांस्टेंट रहने वाली है। तो अगर ये कांस्टेंट रहने वाली है और ए एक्स 0 हो जाता है, तो देख लेते हैं क्या होगा। अगर ये कांस्टेंट है तो जो ओरिजिन पे वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में, वो ही किसी अदर पॉइंट पे भी होगी, ठीक है, और वो कितनी होगी, 1 मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड। तो अगर ऐसा हो जाता है तो देखो ए वाई क्या होगा, ए वाई हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यानी इट शुड बी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मीन्स एट ऑल द पॉइंट्स, यानी एट ऑल द टाइम्स वेलोसिटी एक्स एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस 1 मीटर पर सेकेंड होगी। तो उस सिचुएशन पे ए वाई आपका 1 मीटर पर सेकेंड पर स्क्वायर होगा। ये तभी पॉसिबल होगा जब ए एक्स जो होगा आपका वो 0 होगा। आप चेक कर सकते हो, यानी ऑल द टाइम्स ए एक्स आपका 0 होगा, मतलब वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे कांस्टेंट हो जाएगी, तो ए वाई हमेशा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बिल्कुल करेक्ट है। और अगर ये करेक्ट है तो दोस्तों आप देख सकते हो पहले वाले को, ए एक्स 1 होगा कब, जब ओरिजिन पे, व्हेन ओरिजिन पे ए वाई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गए। तो हमने अभी सीखा है कि एट ऑल द टाइम्स, कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे ए वाई यही रहने वाला है, और ये तभी पॉसिबल है जब ए एक्स आपका 0 होगा, तो ये 1 तो नहीं होगा। दोस्तों थोड़ा सा दिमाग है इसमें, थोड़ा माथापच्ची करने वाला सवाल है, तो इसमें आपने थोड़ा सा सोचना है। ओके, सो यार ये आपको आई होप क्लियर हुआ होगा पॉइंट, ये बहुत ज़रूरी है। डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो सकते हैं एक्सप्लेनेशन के, जैसे भी आपको समझ में आ जाए। अब देखो सी पॉइंट, एट टी इक्वल टू 0 यानी ओरिजिन, द पार्टिकल्स वेलोसिटी पॉइंट्स इन द एक्स डायरेक्शन। यार ये तो हम पहले ही कर चुके हैं। देखो टी 0 पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस पे ही होगी, तो ये बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल आपको फ्री में 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, ओके।
अब हम बात करते हैं डी वाले की। उसने बोला ए एक्स जीरो इम्प्लाइज, मतलब कंडीशन अप्लाई कर दी, ए एक्स जीरो कब होगा, एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड एंड एंगल बिटवीन द पार्टिकल्स वेलोसिटी एंड एक्स एक्सिस इज 45 डिग्री। वो मतलब 1 सेकेंड हो, चाहे 2 सेकेंड हो, 3 सेकेंड हो, 4 सेकेंड हो, कुछ भी हो, ठीक है, उस कंडीशन की वो बात कर रहा है। तो ए एक्स जीरो होगा अगर वहां पे, तो यही कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो मतलब ए वाई आपका 1 हो जाएगा वहां पे, ऑब्वियसली, ठीक है, ये आपका 1 हो जाएगा। तो उसने बोला एंगल कैलकुलेट करना है 1 सेकेंड के बाद जब वेलोसिटी आपकी होगी। तो यार ऐसे समझो, अगर ये है आपके पास और ये ग्राफ है, थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो गया, आप चेक कर लेंगे, ठीक है, और पार्टिकल जो है वो 1 सेकेंड के बाद यहाँ पे कहीं होता है, तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, तो ये इसका वाई कंपोनेंट होगा और ये इसका एक्स कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो दिस इज एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी एंड दिस इज वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी एंड दिस इज द एंगल। तो यू हैव टू कैलकुलेट दिस एंगल। तो यार एक पॉइंट यहाँ ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे पॉइंट है और कितने टाइम बाद आए, यहाँ पे टी और एक्स इसका कोऑर्डिनेट है, ठीक है, और ये वाई इसका कोऑर्डिनेट है, ये ओरिजिन है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है एक्स, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो दोस्तों, क्लियर। और अगर वो डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, क्योंकि इस पॉइंट पे जो एक्स कंपोनेंट है वो तो सेम ही रहने वाला है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अभी अभी पढ़ा हमने। तो आपको पता है कि जो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड करेगी, एक्स पे, तो एक्स बाई टाइम दे रखा है उसने, एक्स आ गया आपके पास यू एक्स है 1, टाइम भी दिया है 1, तो दिस इज 1 मीटर। तो यार ये पोजीशन जो मिल गई वो 1 मिल गई। अगर एक्स की वैल्यू 1 आ गई तो यहाँ पे पुट कर दो, देखो एक्स की वैल्यू 1, तो यहाँ से यू वाई आ जाएगा, वाई एक्सिस पे कितनी वेलोसिटी होगी उसकी, तो 1 इंटू एक्स पे तो हमेशा 1 ही रहने वाली है, तो 1 मीटर पर सेकेंड। तो y का कंपोनेंट भी 1 आ गया यार, इस पॉइंट पे जो y होगा ये भी 1 ही होगा। तो जब दोनों ही कंपोनेंट 1 1 इक्वल हैं, तो यार निकालने की जरूरत नहीं है, तो थीटा तो 45 ही आने वाला है, क्योंकि जो स्लोप आने वाली है इसकी वो आने वाली है u y वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल, 1/1, दिस इज 1 एंड दिस इज tan ऑफ 45, ठीक है। तो ये भी आपका करेक्ट है। तो ए एक्स जीरो कंडीशन है तो ये होगा, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। इंप्लाइज दैट टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो ए एक्स को जीरो बनाना पड़ेगा, कंडीशन दी है तब थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी उसने बना दिया, एक कंडीशन अप्लाई करके क्वेश्चन हमसे सॉल्व करा रहा है, अदरवाइज तो इजी था, बट इसकी वजह से थोड़ा सोचना पड़ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ओके, तो नाउ दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये भी कैपेसिटर का क्वेश्चन है यार, आप देख सकते हो, मतलब ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक से पूछा गया है। तो देखते हैं क्या है इसकी कहानी। टू कैपेसिटर्स विद कैपेसिटेंस C1, तो ये कैपेसिटेंस पहली है और ये कैपेसिटेंस दूसरी है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब दोनों को सीरीज में रखा गया है। द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन इज दिस। ओके, वी भी दे दिया है। द परसेंटेज आर इन द कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड, मतलब परसेंटेज एनर्जी निकालनी इस कॉम्बिनेशन में। तो दो कॉन्सेप्ट यूज हो गए यहाँ पे, कहीं ना कहीं आप चेक करो, मतलब एरर कॉन्सेप्ट एज वेल एज इलेक्ट्रोस्टैटिक का कैपेसिटर कॉन्सेप्ट। तो इनिशियली यू कैन सी नाउ बोथ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज में है, ये C1 मान लेंगे आप, ये C2 मानेंगे, और इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल अप्लाई किया गया है वो भी आपको गिवन है दोस्तों। तो V दे रखा है आपको 5.00 प्लस माइनस 0.02 वोल्ट, ठीक है, एंड C1 आपको दे रखा ही है 200 प्लस माइनस, चलो वो तो लिखा ही है, इसको मैं क्या लिखूं, ठीक है। अब देखते हैं हमसे पूछा क्या है, एनर्जी स्टोर्ड। तो ऑब्वियसली यार एनर्जी स्टोर्ड हम निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनर्जी स्टोर्ड होती है आपकी हाफ सी, और सी इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा इसका, क्योंकि कॉम्बिनेशन है, तो सी इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब अगर हमने इसकी एनर्जी की परसेंटेज एरर निकालनी है, तो वी हैव टू राइट डाउन इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, तो यू हैव टू राइट डाउन डेल्टा यू ओवर यू इंटू 100% इक्वल टू सी इक्विवेलेंट को लिखेंगे डेल्टा सी इक्विवेलेंट ओवर सी इक्विवेलेंट, ठीक है, इंटू 100% प्लस 2 डेल वी ओवर वी इंटू 100%, ये बन गया आपके पास, ठीक है। तो यार ये बनेगा। अब देखो इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि सी इक्विवेलेंट है, तो ये वैल्यू मैं अलग से कैलकुलेट करूंगा यहाँ पे, ये जो वैल्यू है आपके पास ये आपको अलग से निकालनी पड़ेगी, ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन है इसमें, ये तो हमें डायरेक्ट ही पुट कर सकते हैं क्योंकि ये गिवन हुआ है, ठीक है, बट ये निकालनी पड़ेगी। तो यार हमें ये पता है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट होता है, दिस इज C1 प्लस C2 होता है। अब इस तरीके का जब केस होता है, तो आपने ये प्रैक्टिस भी किया होगा, जैसे रेजिस्टेंस इन पैरेलल या कैपेसिटर इन सीरीज, ये सब केस होते थे, तो इनको हम कैसे करते थे, तो इसमें हम इसका एरर फॉर्म लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो यार इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर नेगेटिव होगी, तो ये आएगा नेगेटिव ऑफ डी ऑफ सी इक्विवेलेंट ओवर सी इक्विवेलेंट का स्क्वायर,
ये आप समझ जाएंगे, पावर जब ऊपर लेके जाओगे इसको लिखोगे ऐसे, सी इक्विवेलेंट -1, C1 -1, C2 -1, डिफ्रेंशिएट करो तो आपको पता चलेगा। एंड यहाँ आएगा माइनस डी ऑफ C1 ओवर C1 स्क्वायर माइनस डी ऑफ C2 ओवर C2 स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो हमें डी सी इक्वलेंट ओवर सी इक्वलेंट चाहिए, तो एक सी इक्वलेंट इधर आएगा आपका, और अंदर आपके पास बचेगा डी C1 ओवर C1 स्क्वायर, डी C2 ओवर C2 स्क्वायर। और याद करो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, डायरेक्ट भी लिखते थे, बट इसका जो स्टैंडर्ड मेन कॉन्सेप्ट है वो इसी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो कभी कभी आपने देखा होगा कहीं पे कुछ नोट्स या बुक्स आपने पढ़ी होंगी, तो इनको डायरेक्ट लिख देते थे हम, डायरेक्ट C1 ओवर C2 एंड फिर इनको ऐड करते जो सम वाला होता था, बट करेक्ट जो आएगा वो इसी के अकॉर्डिंग आता है, दैट्स वाई हमने इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, ठीक है। तो यार ये आ गया, अब इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहीं से। तो सी इक्वलेंट निकालना पड़ेगा, तो सी इक्वलेंट क्या होगा, देखो सी इक्वलेंट होगा आपका, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो C1 C2 ओवर C1 प्लस C2। तो C1 कितना है, ये रहा C1 2000 एंड ये है 3000 ओवर 5, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। और अगर ये कैंसिल होएगा तो आप देख सकते हो ये आएगा आपका 6000 बाय 5 मीन्स 1200। तो सी इक्विवेलेंट आपका 1200 आ गया। अब हमें निकालना है ये सारी वैल्यूज, तो चलो देखते हैं। तो इनको निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, ओके, सो व्हाट टू डू नाउ, देखो, तो डी ऑफ सी इक्विवेलेंट ओवर सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, तो 1200 इंटू इसका, देखो ये एरर कितना है, C1 की एरर दे रखी है 10, तो 10 पिको फैराड है तो कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड हो गया। C1 दे रखा है 2000 और उसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा, प्लस डी C2 की एरर कितनी है 15 ओवर C2 दे रखा है आपका 3000 और उसका 12। तो यार ये आ जाएगा आपका 1200 इंटू, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 10/4 यानी 5/2, और यहाँ पे 6 आएगा तो ऊपर जाके -6 होगा, प्लस यहाँ आएगा 15/9, 15/9 का मतलब 5/3 मेरे ख्याल से 5/3, ठीक है। और ये आएगा 10⁻⁻6। अब इसको और सॉल्व करो तो डी सी इक्विवेलेंट ओवर, थोड़ा कैलकुलेशन है, देखो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यार ये आएगा 10⁻⁻6 और अंदर बचेगा 5/2 प्लस 5/3 इंटू 10⁻⁻6, यू कैन राइट 12 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 25/6, एलसीएम ले लो आप इसका, आपको मिल जाएगा। तो ये आ गई, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करो, देखो तो ये आ जाएगा आपका 12 इंटू, और हाँ 6, ये 2 हो गया देखो, और ये 50 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं यहीं से सॉल्व करके लिख रहा हूँ तो और आसान होगा हमारे लिए। तो ये 50 हो गया, देखो ये हो गया आपका 50, ठीक है, इंटू 10⁻⁴ इंटू 100%, प्लस यहाँ पे 2 है, डेल वी इसकी एरर है 0.02 और वी दे रखा है आपको 5 इंटू 100%, दोस्तों ये आ गया। अब ये बना 100 और ये बन जाएगा 0.5%, चेक करो आप, प्लस ये कितना बनेगा 400 यानी 4/5%, तो ये बनेगा 0.5% प्लस 0.8%, तो 13 होगा यानी 1.3%। ये आपका फाइनल आंसर है दोस्तों 1.3। तो भाई आसान है एकदम, ये तो बिल्कुल इजी कैटेगरी में रखा जाएगा, इसको आप सॉल्व कर सकते थे 1.3%। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल रहे हैं तो काफ़ी चांस है आपके अच्छे मार्क्स आने के और सिलेक्शन होने के, ठीक है। तो गलती होने के चांस नहीं है, बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। तो दोस्तों अभी तक आपने देखा जितने भी क्वेश्चन थे पेपर 2 में, उन वो कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा लेंदी नहीं थे, और अगर देखा जाए तो कैलकुलेशन तो है थोड़ी, बट कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा टिपिकल नहीं था कि आपसे नहीं होंगे, ठीक है। सो ओके गाइज, दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम। तो देखते हैं क्या है, वैसे फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन पूछा गया, चलो चेक कर लेते हैं, ओके। ए क्यूबिकल सॉलिड एल्यूमिनियम बल्क मॉडुलस इज दिस, इसमें बल्क मॉडुलस गिवन है। ब्लॉक हैज एन एज लेंथ 1 मीटर दे रखी है, उसकी सरफेस ऑफ अर्थ पे रखा गया है। इट इज कैप्ड ऑन अ फ्लोर ऑफ 5 किलोमीटर डीप ओशियन, ओके। टेकिंग द एवरेज डेंसिटी ऑफ वाटर एंड एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज दिस, ठीक है, एंड दिस
रेस्पेक्टिवली। द चेंज इन एज लेंथ ऑफ द ब्लॉक, ऑब्वियसली जब उसको पानी में रखा गया होगा तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा, ठीक है, वॉल्यूम चेंज होगा, आप ऐसे समझे, ठीक है। तो यार जब उसको पानी में रखा गया होगा तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा, तो एज लेंथ जो चेंज हो रही है वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो यार ऐसे समझेंगे कि लेट अस कंसीडर ये आपके पास ब्लॉक है, दिस इज द ब्लॉक। अब चूंकि इसको 5 किलोमीटर डाउन रखा गया है, यानी जो उसकी डेप्थ है वो है 5 किलोमीटर, तो इस पर ऑब्वियसली प्रेशर लगेगा बॉस, इस पर तो प्रेशर लगेगा, तो प्रेशर लगेगा इस पर लिक्विड का, ठीक है। तो प्रेशर लगेगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसका वॉल्यूम चेंज होगा, तो बल्क मॉडुलस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया है। तो देखते हैं क्या है कहानी, और इसकी जो एज लेंथ है वो एल है, ठीक है, उसको हम एल मानते हैं, जो कि गिवन भी है जैसे 1 मीटर, ठीक है। बट हमें चेंज निकालना है, उसने बोला है एज लेंथ का जो चेंज है वो निकालो, यानी डी एल निकालना है mm में। कॉन्सेप्ट इज दैट, ओके, द बिहाइंड इट कॉन्सेप्ट इज दैट। सो नाउ चेक करते हैं यार। तो बल्क मॉडुलस बेसिकली दोस्तों आपके पास होता है, और बल्क मॉडुलस दे रखा है डी पी ओवर डी वी, ये हमें पता भी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बहुत क्लियर है, जो प्रेशर होता है तो किसी भी डेप्थ पे प्रेशर होता है रो जी एच, तो इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन यू कैन सॉल्व। तो इसको आप निकालो, देखो बी की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ से आप डी वी अलग कर लेते हैं और वी अलग, क्योंकि डिफाइन नहीं किया गया है विद माइनस साइन, ठीक है। तो ये आ जाएगा डी पी यानी रो जी एच ओवर बी, इसका वैल्यू पुट करो 10⁻3, दिस इज 10 और एस है 5 इंटू 10⁻3 किलोमीटर है। वो बल्क मॉडुलस दिया है 70 गीगा, गीगा मीन्स 10⁻9, ठीक है, गीगा पास्कल, ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है आपको, ओके। अब देखो यार इसकी वैल्यू जब निकाल रहे हो आप तो ये कितनी आएगी, 3 3 6 और एक 7, तो 2, तो 2 मतलब 5/70 और 2 ऊपर जाएगा 10⁻⁻2 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5/7 इंटू 10⁻3। तो ये इसकी वैल्यू आ गई निकल के, ठीक है, यानी ये डी वी ओवर डी वी में जो चेंज हो रहा है डिक्रीज ही होगा ऑब्वियसली, नेगेटिव साइन इज वोट, तो ये आ रहा है 5/7 इंटू 10⁻3। नाउ एज लेंथ निकालने के लिए मुझे ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। हमें पता है वॉल्यूम होता है उसका एल क्यूब, और इसका स्मॉल चेंज निकालेंगे, वो निकालेंगे डी वी ओवर वी से 3 डी एल ओवर एल से, ठीक है। तो हमें डी एल चाहिए दोस्त, और इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है, तो यहाँ पुट कर दोगे, तो 3 डी एल ओवर एल, सो इट शुड बी 5/7 इंटू 10⁻3। नाउ यू कैन राइट डी एल हमने निकालना है, तो हो जाएगा 5L 10⁻3 ओवर 7 इंटू 3, दैट इज 21। तो डी एल कितना आएगा दोस्त आपका, चलो चेक कर लेते हैं। तो एल जो है वो 1 है, तो ये तो 5 ही होगा, तो दिस इज 5/21, ठीक है, इंटू 10⁻3। तो व्हाट इज डी एल ना, डी एल आपको कितना आना चाहिए था, इंटीजर टाइप है वैसे भी है, ठीक है, 5/21, तो दिस इज 0.23, ठीक है, और 8, ये आपका बन जाएगा डी एल, और 10⁻³ है तो ये mm, दिस इज mm। तो मतलब आपका जो आंसर आएगा 0.238, यू कैन राइट 0.24 mm, ऐसे आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यार ये इसका आंसर होना था, बेसिक बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे दोस्तों, और ये क्वेश्चन सॉल्व करके एटलीस्ट इतने क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो अच्छे खासे मार्क्स आपके आएंगे, ठीक ठाक रैंक आपकी बन जाएगी और आप सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो ये इसका मेन कॉन्सेप्ट था, और हम वही बताने की कोशिश कर रहे थे इस वीडियो में दोस्तों, मैं यही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, एटलीस्ट इतने प्रॉब्लम करके आप डेफिनेटली आईआईटी में सेलेक्ट हो जाएंगे, और फिजिक्स की अच्छी कट ऑफ आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे आने वाले फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनको भी यही ध्यान रखना है कि सबसे पहले सिलेक्शन लेना है, वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो जिनमें हम कॉन्फिडेंट होते हैं और जल्दी से मार्क्स गेन कर सकते हैं विदाउट नेगेटिव मार्किंग, ओके। ध्यान आफ्टर जो क्वेश्चन बचेंगे फिर यार, जो जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं तो उन पे हम दिमाग लगा सकते हैं, फिर उनमें से जो भी सही हो जाएगा फिर हमसे, उससे हमारी रैंक और अच्छी हो सकती है, ठीक है। सो आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा, और कॉन्सेप्ट जो मैंने यहाँ पे डिस्कस करे हैं दोस्तों आपने एंजॉय किया होगा, और आप इसको सीखेंगे और फ्यूचर में अप्लाई करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।